दोस्तों, हमारी अर्थ बाहर से जितनी सुंदर दिखती है, अंदर से उतनी ही रहस्यों और आश्चर्य कर देने वाली चीजों से भरी हुई है। जब हम पृथ्वी के इस कुदरती खूबसूरती का मजा ले रहे होते हैं, जैसे कि समंदर, पहाड़, पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, अलग अलग तरह के जानवर, तभी कहीं खूबसूरत सी दिखने वाली इस अर्थ के अंदर न जाने कितनी चीजें चल रही होती है। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर कभी न शांत होने वाली और ढेरों तरह के इंसान की हड्डियों तक को पिघला देने वाला मैग्मा तेजी से धधक रहा होता है। ये मैग्मा बाहर से दिखने में जितना ज्यादा खतरनाक होता है, उतना ही ज्यादा ये हमारे अर्थ के लिए जरूरी भी है। अर्थ के सभी जीवों के जिंदा रहने में इस मैग्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन ये बेहद गर्म और खतरनाक मैग्मा, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं, वो बनता कैसे है और ये हमारी लाइफ और अर्थ के लिए इतना जरूरी क्यों है। आइए आपको बताते हैं मैग्मा के बारे में सारी अनसुनी और मिस्टीरियस बातें आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा अर्थ 3 लेयर में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे ऊपर वाले लेयर को क्रस्ट कहते हैं, बीच में होता है मैंटल और सबसे अंदरूनी यानी आखिरी लेयर होता है कोर। क्रस्ट हमारे अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 500 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से क्रस्ट 50 से 70 किलोमीटर तक मोटे यानी थिक होते हैं। मतलब अगर हम क्रस्ट को खोद कर एक्सप्लोर भी करना चाहे तो हमारे लिए इतना अंदर तक खोद पाना पॉसिबल नहीं है। अर्थ के अगले लेयर का नाम है मैंटल, जो हमारे अर्थ की मिडिल लेयर होती है और ये लेयर एक सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है। मैंटल लेयर अकेले हमारे अर्थ का 84% वॉल्यूम कवर करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम मैंटल लेयर को निकाल दें तो हमारी अर्थ के बाकी बचे सिर्फ 16% मैटर के वॉल्यूम से ही बनी है। मैंटल की थिकनेस 2900 किलोमीटर होती है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर और मेसोस्फेयर। अगली लेयर होती है कोर, जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लेयर ज्यादातर पिघले हुए मेटल, आयरन और निकल से बना होता है। ये लेयर हमारे अर्थ की तरह ही अर्थ के अंदर ही रोटेट करती रहती है और अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हमारी अर्थ से निकाल दिया जाए तो अर्थ भी मार्स की तरह बंजर हो जाएगा। आउटर कोर की लेयर 2200 किलोमीटर मोटी होती है और इसका टेम्परेचर 6100 डिग्री सेल्सियस होता है। इनर कोर की लेयर हमारे अर्थ की सबसे सेंटर की लेयर है, जो कि आयरन और निकल जैसे मेटल से बनी एक सॉलिड लेयर होती है। इस लेयर का टेम्परेचर सन के सरफेस के टेम्परेचर के बराबर होता है, जो लगभग 5505 डिग्री सेल्सियस होता है। इनर कोर लेयर की थिकनेस 1230 से लेकर 1530 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों, साइंटिस्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा इनर कोर धीरे धीरे आउटर कोर के साथ मिल रहा है, जिससे कि आउटर कोर जो अब लिक्विड फॉर्म में है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो आउटर कोर घूमना बंद कर देगा, जिस वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमें फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगने वाला है। दोस्तों, मैग्मा अर्थ के बीच वाले हिस्से यानी मैंटल लेयर में मौजूद होता है और ये मैग्मा अर्थ के अंदर अलग अलग मेटल्स, गैस और रॉक से मिलकर बनता है, जैसे कि मोल्टेन रॉक, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, टाइटेनियम और फास्फोरस। अर्थ की मैंटल लेयर में कंटिन्यूअस मूवमेंट या हलचल होती रहती है। यहाँ मौजूद मैग्मा में एक्सट्रीम टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने की वजह से कई बार इसके अंदर मौजूद मैग्मा बहुत ही फोर्स के साथ बाहर आ जाता है। जब ये मैग्मा अर्थ के बाहर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। यही लावा मैंटल से बाहर निकलकर कई बार जंगल में फैल जाता है और ये जंगल में मौजूद कई सारे पेड़ पौधों को अपने चपेट में ले लेता है। फिर जब पेड़ पूरी तरह से लावा में लिपटकर नष्ट हो जाते हैं तो काफी सालों की प्रोसेस के बाद यही कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन करते हैं,
लावा में दबे हुए ये पेड़ पौधे कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहने के कारण फॉसिल्स में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, अगर इन्हीं पेड़ पौधों के अवशेषों को फॉसिल्स बनते वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे तो यही फॉसिल्स फ्यूल कोल का रूप ले लेती है। और अगर लावा में दबे इन पेड़ पौधों को फॉसिल्स बनने के दौरान बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलती या ये किसी भी तरह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आते तो यही फॉसिल्स फ्यूल पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं। अब ये तो थी अर्थ सरफेस की बात, लेकिन हम सब ने ये सुना और जाना है कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम ओशंस से निकलता है। मगर सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि ओशंस में पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। आइए इसके बारे में भी डिटेल से समझते हैं। दरअसल वोल्केनिक इरप्शन सिर्फ जमीन पर ही नहीं होती, ओशंस के अंदर भी होता है। लेकिन ओशंस के अंदर होने वाले इरप्शंस हमें दिखते नहीं, जिसके कारण हमें उसका पता नहीं चलता। पर जब यही मैग्मा वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से निकलकर ओशंस में जाता है तो ओशंस में मौजूद सभी स्पेसीज जैसे मछली और बाकी सी एनिमल्स इस मैग्मा की चपेट में आकर झुलस कर मर जाते हैं, जो बाद में फॉसिल्स में बदल जाते हैं। और फिर सारे डेड स्पेसीज के फॉसिल्स कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद पेट्रोलियम का रूप ले लेती है। इसलिए हम अक्सर देखते हैं ओशंस के नीचे से पेट्रोलियम निकाला जाता है। दोस्तों, भूकंप यानी अर्थक्वेक की शुरुआत भी इसी मैंटल से होती है। आइए समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। मैंटल के ऊपर वाले भाग में 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जो लावा पर तैरती रहती है। ये प्लेट्स हर वक्त घूमती रहती है और इनके बीच बने गैप में से ही लावा निकलकर अर्थ के क्रस्ट पोर्शन में आता है। लेकिन इन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट बहुत स्लो होता है। इनकी लगातार मूवमेंट होने की वजह से कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे की जगह को रिप्लेस कर देते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब मैग्मा तेजी से बाहर आने की कोशिश करता है पर उसे बाहर आने की जगह नहीं मिलती। लगातार बाहर आने की कोशिश में मैग्मा टेक्टोनिक प्लेट्स के बैलेंस को खराब कर देता है और ये प्लेट्स आपस में टकराने लगते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराते हैं तब अर्थ के क्रस्ट पर इस कोलाइजन का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट होता है, जिस वजह से अर्थक्वेक आते हैं। ये तो हो गई अर्थक्वेक की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ अर्थक्वेक ही नहीं बल्कि सुनामी की शुरुआत भी मैंटल से ही होती है। दोस्तों, हमने जाना कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने का प्रोसेस जमीन के नीचे चल रहा होता है तब अर्थक्वेक आता है। लेकिन जब यही सेम प्रोसेस ओशंस और सीज के नीचे चल रहा हो तब चीजें बदल जाती हैं। यहाँ भी जब मैग्मा की वजह से प्लेट्स अनबैलेंस हो जाते हैं तो वो आपस में टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से ओशंस के नीचे एक बहुत भारी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण समुद्र के पानी में बहुत तेज उथल पुथल होने लगता है और ओशंस वेव्स क्रिएट हो जाते हैं। ये वेव्स बहुत बड़े, ऊंचे और पावरफुल होते हैं। साथ ही ये अपनी तेज एनर्जी और मोमेंटम के कारण बहुत ही कम टाइम पीरियड में पूरा का पूरा शहर बर्बाद कर सकते हैं। मैग्मा की वजह से हुए अर्थक्वेक और सुनामी के कारण अभी हाल ही में एक डेंजरस घटना देखने को मिली। दिसंबर 2021 में टोंगा देश में वोल्केनिक एरप्शन की शुरुआत होती है। कुछ समय तक तो ये एरप्शन बहुत नॉर्मल रहता है, लेकिन 4 हफ्तों के बाद 15 जनवरी 2022 में ये वोल्केनिक एरप्शन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दरअसल टोंगा एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन इस देश में कुल 170 आइलैंड है और ये वोल्केनिक इरप्शन जिस आइलैंड में हुआ था, किस्मत से उस आइलैंड में ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं थी, इसलिए वहाँ किसी भी तरह की ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं हुई। दोस्तों, ये ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फटा था, इसलिए इससे होने वाली इम्पैक्ट भी समुद्र के अंदर तक ही सीमित रह गया। पर आपको बता दे कि नासा द्वारा इस वोल्केनिक इरप्शन की इंटेंसिटी को मेजर करने के बाद नासा ने ये बताया था कि इस इरप्शन का इम्पैक्ट हिरोशिमा नागासाकी में हुए न्यूक्लियर ब्लास्ट से 100 गुना ज्यादा था। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, 100 गुना ज्यादा। अगर ये वोल्केनिक एरप्शन अंडर सी नहीं होता तो कितनी ज्यादा तबाही ला सकता था। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस वोल्केनिक एरप्शन से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इस अंडर सी वोल्केनिक एरप्शन के कारण जापान और पेरू एक बहुत खतरनाक सुनामी की चपेट में आ गया, जिस कारण इन दोनों कंट्रीज को जान और माल का बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा।
जब ये सुनामी आई उस वक्त साउथ अमेरिका के देश पेरू में ऑयल रिफाइनरी में शिप से ऑयल अनलोडिंग का काम चल रहा था और इस सुनामी की वजह से 6000 ऑयल बैरल्स जो शिप से अनलोड हो रहे थे वो सभी पैसिफिक ओशन में फैल गए। ऑयल की इस बर्बादी ने पेरू को न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि एनवायरमेंटली भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस ऑयल स्पिल की वजह से ओशन का पानी खराब हो गया, साथ ही उसमें मौजूद ढेरों सी एनिमल्स और प्लांट्स मारे गए। फिशरीज सेक्टर के साथ साथ पेरू के टूरिज्म सेक्टर ने भी बहुत नुकसान झेला। दोस्तों, इस घटना की वजह से पेरू के एनवायरनमेंट पर इतना भयानक प्रभाव पड़ा कि पेरू देश ने 90 दिनों की एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित कर दी। ऐसे ही इस पृथ्वी के अंदर चल रहे रहस्यमय घटनाओं का एक और उदाहरण है अज़रबैजान देश में स्थित एक माउंटेन। अज़रबैजान की कैपिटल बाकू से 25 किलोमीटर दूर यह माउंटेन पिछले 4000 सालों से जल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4000 सालों से इस पहाड़ पर आग लगी हुई है। इस पहाड़ का नाम येनारडैग है, जिसका मतलब होता है द बर्निंग माउंटेन। ये जलता हुआ पहाड़ देखने में और भी सुंदर तब लगता है जब स्नोफॉल के वक्त स्नो इस पहाड़ के ऊपर गिरते गिरते हवा में ही गायब हो जाते हैं। वैसे अज़रबैजान देश का नाम भी यहीं से पड़ा है, जिसमें अज़र का मतलब होता है फायर और बैजान का मतलब होता है लैंड, जो मिलकर बनता है द लैंड ऑफ फायर। दरअसल इस माउंटेन के जलने का कारण है उस पहाड़ के नीचे की जमीन, जो कि हाइड्रोकार्बन और नेचुरल गैस से भरी हुई है, जिसके कारण ये पहाड़ के नीचे की जमीन को पूरी तरह बर्नेबल मतलब जलते रहने वाला बना देता है। अच्छी बात यह है कि इस बर्निंग माउंटेन की वजह से अज़रबैजान को किसी तरह का नुकसान नहीं है, बल्कि इसकी वजह से इस देश का टूरिज्म बहुत ग्रो कर रहा है। लोग दूर दूर से ये बर्निंग माउंटेन का अजूबा देखने आते हैं। इस बढ़ते टूरिज्म को देखते हुए स्टेट टूरिज्म एजेंसी ऑफ अज़रबैजान ने साल 2003 में येनारडैग माउंटेन को हिस्टोरिकल कल्चर और नेचुरल रिजर्व घोषित कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने हमारी अर्थ कितनी रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे ऐसे रहस्य जो सुनने में बिल्कुल अनबिलीवेबल लगते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जानवरों की डेड बॉडी से कोल और पेट्रोलियम जैसी फॉसिल फ्यूल का बनना, मेंटल से अर्थक्वेक और सुनामी की शुरुआत होना, वोल्केनिक एरप्शन की इंटेंसिटी न्यूक्लियर बम से 100 गुना ज्यादा होना, 4000 सालों से किसी पहाड़ का जलते रहना और न जाने क्या क्या। ये सारी चीजें सुनने में जितनी बनावटी लगती है उतनी ही ज्यादा सच है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, ये तो हमारे अर्थ के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम जानते हैं, पर न जाने हमारी पृथ्वी के ऐसे और कितने रहस्य हैं जो वो अपने अंदर छुपाई हुई है, जिनके बारे में शायद हम में से किसी को भी पता ना हो। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कंटेंट को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।